हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको रिवीजन क्लास देने वाले हैं। किस चीज़ की ये रिवीजन क्लास? ये रिवीजन क्लास एचबीएसई के मंडे से यानी कि 28 नवंबर से कुछ टेस्ट होने वाले हैं। उस टेस्ट में 8th चैप्टर, 9th चैप्टर और 13th चैप्टर आने वाला है। तो उस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं कि अगर उस चैप्टर के इन 3 चैप्टरों के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाया है, जिसमें से हम इन 3 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। तो आपका एक बैकअप हो जाएगा और एक रिवीजन हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं इन 3 चैप्टर से। ठीक है, देखिए अगर आपने इन चैप्टरों को कर रखा है तब भी ठीक है, तब तो और अच्छी बात है कि आपने इन चैप्टर को कर रखा है। अगर आपने नहीं भी कर रखा तब भी आप इस रिवीजन को अगर करके जाएंगे तो गारंटेड है कुछ ना कुछ आप करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन को। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कौन कौन से क्वेश्चन 8th 9th और 13th से रिलेटेड हैं। तो चलिए, वैसे मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें से 8th 9th और 13th चैप्टर से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 9th चैप्टर से रिलेटेड है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर बतानी है। तो देखिए डिग्री और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार उसका डेरिवेट हुआ है, कि डेरिवेट कितनी बार हुआ है। और डिग्री का मतलब होता है उसकी पावर। किसकी पावर? ऑर्डर की पावर। तो देखिए इसमें आपका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। यहाँ पर दो बार डेरिवेट हो रखा है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर भी एक बार, तो यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेट चल रहा है। तो यानी कि ऑर्डर कितना है आपके पास? 2। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री का मतलब हो जाएगा इसी ऑर्डर की पावर। तो पावर कितनी है? 3। तो डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, बस ऑर्डर और डिग्री बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11th। ये जो क्वेश्चन नंबर 11th है, इसमें बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इधर साइड में ही। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है तो आपको करना क्या होता है कि y वाली टर्म को dy के साथ और x वाली टर्म को dx के साथ रखना होता है। ठीक है, तो करना क्या है अब, और ये भी ध्यान रखना है कि dx और dy कभी नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए, ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब y वाले को y के साथ जाने के लिए नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटू में डी वाई इक्वल टू, और ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका क्या कर देना है आपको? इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इसमें लॉग लगा दे, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग। लॉग तभी लगता है जब यहाँ पर आपके पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग नहीं लगता। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है तो लीनियर नहीं है, तो लॉग नहीं लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1 नंबर का था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। फिर आपका क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने पहले एक बॉल निकाली, जैसे कि एक बैग है उसमें 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल हैं। हमने एक बॉल ड्रॉ करी, कोई सी भी निकली हो, फिर से हमने क्या कर दिया, उस बॉल को उसमें डाल दिया, तो इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो अब क्या होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक निकली हो, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, दोनों की दोनों क्या हो, ब्लैक हो। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही ब्लैक होंगी तो फर्स्ट भी ब्लैक होगी और सेकंड भी ब्लैक होगी। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 6 और टोटल है आपके पास 10, तो 6/10। और ऐसे ही इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो इस बॉल को निकाल के हम साइड रख देते, तो सेकंड बॉल अगर हमने निकाली तो फिर कितने में से निकलती, 5 में से, और टोटल कितने होते, 9, ठीक है ना। तो विद और विदाउट में यही फर्क होता है और कुछ नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से, और ये 5 से, 3 और 5, टोटल आ गया आपके पास 9/25 यहाँ से, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और फिर इसके बाद ये भी है प्रोबेबिलिटी का ही है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें क्या होता था कि उसका जो इंटरसेक्शन होता था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता था, ठीक है। सच दैट पी ए दे रखा है हमें और पी बी दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ए गिवन दैट बी निकालो। अब देखिए ए गिवन दैट बी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए इंटरसेक्शन बी अपन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए अभी बता दिया हमने कि इंटरसेक्शन निकलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0.3 को और 0.4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इंटरसेक्शन निकलाएगा। ये क्या आ गया, 0.12। तो इंटरसेक्शन आ गया आपके पास 0.12 और डिवाइड बाय पी भी कितना है आपके पास 0.4, ठीक है। अगर इसे आप कैंसिल करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 0.3 टाइम्स, ठीक है। कैंसिल करोगे देख लेना आप कैंसिल कैसे करोगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया। ये 12 से 3 टाइम्स हो जाएगा और 0 नीचे लगाया तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए आपका क्वेश्चन, सिंपल बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास एक टेबल दे रखा है और इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़कर हमारी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के। तो सिंपल है कि हम इन सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कि भाई ये सब ऐड करके किसके बराबर आ रहे हैं, 1 के, ठीक है भाई। इन सब को ऐड कर दिया जाएगा और इन सब का जो ऐड है वो किसके बराबर आएगा, 1 के। अब देखिए 1 इन सबको ऐड करते हैं, पहले स्क्वायर वाले को, 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 9 के स्क्वायर, और एक 1 के स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 10 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, 1 2 3, मतलब 1 2 मतलब 1 के और 2 के मिलकर 3 के, फिर 2 के 5 के, 3 के 8 के, और ये 9 के। तो टोटल आ गया आपके पास 9 के = 1। अब इसको इधर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस का 9 के माइनस का 1 = 0। अब यहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप। करते कैसे हैं, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। अब इस वाली संख्याओं को माइनस करके, अगर यह माइनस है तो माइनस करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका देखो 10 के स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हो आप, 10 - 1, क्योंकि 10 - 1 आपका 9 भी होता है और 10 - 1 आपका 10 भी होता है। माइनस का k माइनस का 1 = 0। अब 10 के स्क्वायर प्लस का
टेन के मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, माइनस का टेन, सॉरी माइनस का के, माइनस का के माइनस का वन इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, टेन के, तो बचेगा क्या यहाँ पर के और यहाँ पर वन। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस का वन, तो बचेगा क्या के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो के प्लस वन और टेन के माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। तो के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक बार टेन के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो के की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है और के की वैल्यू यहाँ पर 1/10 आ रही है। तो आंसर तो ये होगा आपका, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 1/10। सिंपल। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था क्वेश्चन कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। बस आपको ये तो टेंथ के जैसे ही है, टेंथ की क्लास के जैसा है, इसमें तो ट्वेल्थ का कुछ था ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़कर आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आगे देखते हैं। ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का 9 चैप्टर का क्वेश्चन। कह रहा है कि x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, देखिए कैसे करेंगे। x dy अपॉन में डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रल फैक्टर का है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो हम समझाते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में नजर आ जाए आपको, तो वो इंटीग्रल फैक्टर की इक्वेशन होती है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि dy अपॉन डी एक्स के साथ 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो x है, तो आप क्या करेंगे कि x से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, तो ये इधर से तो कट जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y अपॉन में x इक्वल टू, ये कट जाएगा तो x। तो यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में x, और q की वैल्यू है आपके पास x। अब करना क्या होता है, इसमें आई एफ निकालना होता है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है आपके पास, 2 अपॉन एक्स। अब 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, ध्यान, हमें पता है कि लॉग के साथ अगर मल्टीप्लाई में कोई भी होता है तो वो पावर बन जाता है, तो ये हो जाता है e की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर। लॉग से लॉग हट जाए, लॉग से e हट जाएगा तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास कभी e लॉग एक्स होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो x के बराबर होती है, इतना आप ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आ भी सकता है पेपर में। अब आपके पास क्या आ गया, आई एफ आ गया। अब आपको क्या करना है, अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था कि आई एफ मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई बाय क्यू डी एक्स। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आई एफ कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर, वाई को वाई रहने देंगे, और आई एफ है आपके पास एक्स स्क्वायर और क्यू था आपके पास एक्स। तो यहाँ पर तो आपके पास ये चीज़ हो गई एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने ये करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th भी आपका रिलेटेड करता है प्रोबेबिलिटी से। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है। अब
अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है सक्सेस का। देखिए ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, गारंटेड है, सक्सेस और नॉन सक्सेस। ठीक है, तो देखिए सक्सेस और नॉन सक्सेस का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला है एन सी आर, सक्सेस की पावर आर और फेलियर की पावर एन माइनस आर। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना कि सक्सेस की पावर तो आर होगी और फेलियर की पावर एन माइनस आर होगी। ये आर क्या है, आर क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा। एन क्या है, एन का मतलब टोटल नंबर। जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोला डाइस इज थ्रो 6 टाइम, तो 6 बार अगर किसी डाइस को उछाला है तो एन है 6, तो यहाँ पर एन हो गया आपके पास 6। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, तो आपको सक्सेस पता चल गया। सक्सेस क्या है आपके पास, इवन नंबर का आना आपके पास सक्सेस है। इवन नंबर आएगा तो आप जीत जाओगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर सक्सेस, आपको सक्सेस कितनी निकाली है, 4, तो आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बट इसमें आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देखिए इवन नंबर का आना आपका क्या है, सक्सेस है। तो अगर एक डाइस को उछालते हैं तो इवन नंबर कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और फेलियर का मतलब है कि इवन नंबर का ना आना, यानी कि ऑड नंबर का आना। तो ऑड नंबर कितनी बार आता है, वो भी 1/2 बार आता है। सिंपल है। तो आपके पास पहले आ गया एन, पता चल गया आपको, एस भी पता चल गया कि इवन नंबर का आना है, आर भी पता चल गया कि 4 लाने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस भी पता चल गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी पता चल गई। बस आपको बस इस फॉर्मूले को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 4, यानी कि 4 सक्सेस निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन सी 4 इंटू एस की पावर 4 और फेलियर की पावर n-4। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है, हमारे पास 6c4, और s की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 की पावर 4, और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 और उसकी पावर n-4, यानी कि 6-4 यानी कि 2। अब देखिए आपको 6c4 को ओपन करना है। ये हमने 11th क्लास में सीखा था कॉम्बिनेशन में। तो 6c4 इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल और 6-4 का फैक्टोरियल। तो 6 5 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, 2 का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया आपके पास 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब इसका आंसर आया एन सी 4 का 15। और ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6। अब 1/2 की पावर 6 अगर आपको खोलना है, ओपन करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 1/2 की पावर 6 होती है आपकी कितनी, 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि सक्सेस आने, चार बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 15/64। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। बट अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे अटेम्प्ट हो ही जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही है भाई, ठीक है ना। 16 भी आपकी किसकी है, प्रोबेबिलिटी का। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसी है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम उसमें भी है, क्या बोलते हैं, किताब में भी है। मगर किताब में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, और ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें दे दी हैं और किताब में 2 चीज़ के बारे में ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ आ गई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो 2 का करा है, 3 कैसे आ गए। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए बी एंड सी। अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ए बी सी के द्वारा, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/3 1/4। इफ दे ऑल ट्राई द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली सभी ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अकेले अकेले करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है, और अगर एक साथ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही पूछ रहा है कि अगर वो एक साथ करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड।
वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक साथ जब करते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लगता है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा आपका, देखो मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाइए। देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है हमारे पास 1/4। अब हमें निकालना है कि तीनों इन इस प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर फाइंड करें। देखो साथ का मतलब हो गया टुगेदर। अगर ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं हम यूनियन, कि एक साथ कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या है, तीनों का यूनियन निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। टुगेदर है ना, एक साथ निकालना है हमें, तो तीनों का यूनियन निकाल दो। अब देखो तीनों का यूनियन कैसे निकालें, तो यूनियन का जो फॉर्मूला होता है ये आपने 11th क्लास में सीखा था, और सीखा तो यहाँ पर भी होगा आपने, है ना। देखिए यूनियन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, अभी हम यहाँ फॉर्मूला नहीं बताने चाहते कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि निकलता कैसे। अगर आपसे क्वेश्चन बोलते हैं कि इस एक साथ आपको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको यूनियन लगाना है। अब देखिए आपको यहाँ पर पी ए चाहिए, पी बी चाहिए, पी सी चाहिए, ये तो है हमारे पास, ठीक है। बट आपको ए इंटरसेक्ट बी चाहिए। अब ए इंटरसेक्ट बी कैसे नहीं मिलेगा, तो भाई ए इंटरसेक्ट बी ऐसे मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन था इंडिपेंडेंटली। अगर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली होता है, अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है ना, कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली होती है तो उसका इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्ट बी ऐसे निकलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी कैसे निकलेगा आपका, अब बी को मल्टीप्लाई कर दोगे सी से, तो बी है 1/3 और सी है 1/4, तो 1/12। और ए इंटरसेक्ट बी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्ट सी, सॉरी ए इंटरसेक्ट सी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्ट सी ऐसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए को सी से, ए कितना है आपके पास 1/2 और सी कितना है 1/4, तो टोटल हो गया आपके पास 1/8। ठीक है भाई, सब कुछ निकला है, आप डायरेक्टली पुट कर देते हैं। पी ए कितना है हमारे पास 1/2, पी बी कितना है 1/3, पी सी कितना है 1/4 माइनस ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी कितना है 1/6, ए इंटरसेक्ट सी कितना है 1/12, ए इंटरसेक्ट सी कितना है, ये बी इंटरसेक्ट सी था, ए इंटरसेक्ट सी कितना है 1/8। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, देखो भाई अभी हमने क्या करा था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था। अब तीनों का इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, तीनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंटली। इवेंट क्या है आपके, इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंट इवेंट में तीनों का मल्टीपल जो होता है वो इंटरसेक्शन के बराबर होता है। यानी कि 1/2 को 1/3 से और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/12 हो जाएगा, और 12 को 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, तो यह आ गया आपका 24। तो यहाँ पर आ गया 1/24। अब देखिए आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा आपका 12, इधर आ जाएगा आपका 8, इधर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ माइनस आएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका माइनस, और इधर आएगा आपका 6 से जा रहा है तो 4, 12 से जा रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। अब भाई 12 और 8 को प्लस करके होता है आपका 20, 20, 26, 26 में से माइनस कर देंगे 4, 26 में से माइनस कर देंगे 4,
तो ये हो जाएगा आपका 22, और 22 में से माइनस कर देंगे 2, 20 हो जाएगा, 20 में से 3 माइनस कर देंगे तो 17, और 17 में प्लस कर देंगे तो 18, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 24। अब 18 को 6 से काट दो तो ये हो जाएगा 3, और ये 6 से काट देंगे तो 4, तो 3 अपॉन में 4। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी भी नहीं कहेंगे इसे, इसे थोड़ा सा ये कहेंगे कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। अब बच्चे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस यहाँ पर क्या है कि बुक्स में दे रखा था आपको 2 का, और यहाँ पर दे रखा है आपको 3 का, तो बस यही थोड़ा सा ट्रिकी आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या कहता है। 18th क्वेश्चन आपका, 18th के दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों की दोनों 8th चैप्टर से रिलेटेड करते हैं भाई। 8th चैप्टर है आपका। अब 8th चैप्टर से रिलेटेड करता है, यानी कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड करता है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझते हैं पहले। बोला फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। किसका स्मॉलर पार्ट? सर्कल का, और कट ऑफ बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। पहले डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, सर्कल कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का। तो इसमें सेंटर क्या हो गया भाई? आपके सेंटर हो जाएंगे 0 0, और रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास? 2, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है ना, तो 2 हो जाएगी रेडियस। अब सर्कल कैसे बनेगा आपके पास? सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार से कि ऑरिजिन से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा खराब बना है बट उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो कंसेप्ट ये है कि आपका सेंटर से, यानी कि ऑरिजिन से जा रहा है, सेंटर है ऑरिजिन पर, और रेडियस है आपके पास 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 की। एक सर्कल से और एक लाइन से एक एरिया बन रहा है ना, एक पार्ट बन रहा है, तो उसका स्मॉलर पार्ट जो भी होगा वो आपको फाइंड करना है। अब इसमें से कौन सा लाइन कहाँ से जाएगी? लाइन जाएगी कहाँ से, उसके लिए आपको लाइन को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप x प्लस वाई इक्वल टू 2 लेना, और जैसे 8th क्लास और 9th क्लास में करते थे ना, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट आ गया आपके पास 0 और 2, 0 और 2, और दूसरा हो जाएगा 2 और 0। ठीक है, तो 0 और 2, 0 2 ये रहा पॉइंट आपका, ठीक है, और 2 0 ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों को अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो ये आपकी लाइन बन जाती है। तो इस लाइन का स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? समझ लीजिए आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल की जो सेंटर है वो 0 0 हो गया, और रेडियस हो गया 2। 0 0 कैसे? क्योंकि यहाँ पर x के साथ कुछ है नहीं। हमारी इक्वेशन होती थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो h और k है नहीं, तो इसलिए वो 0 0 है। और रेडियस का स्क्वायर, तो ये 4 है, तो आर स्क्वायर जो है 4 के बराबर है, तो आर किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर। तो रेडियस भी आ गया आपके पास, और सेंटर भी आ गया आपके पास। तो हमने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस है 2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 0 2, और ये पॉइंट हो गया 2 0, सॉरी ये पॉइंट हो गया 2 0, और ये हो गया 0 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सही से समझ लीजिए। अब ये स्मॉलर पार्ट हमें निकालना है। तो देखिए करना क्या है, हमें कैसे निकालना होगा? पहले हमें कर्व का एरिया निकालना है। देखो मैं आपको कलर से बताता हूँ। पहले हमें कर्व का एरिया निकालना होगा, पहले ये पूरा एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कर्व के नीचे आ रहा है। फिर इसमें से आपको क्या करना होगा? फिर इसमें से आपको ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर दोगे, तो करना क्या है, कर्व के एरिया में से लाइन का एरिया अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास ये वाला एरिया जो आपका रिक्वायर एरिया है वो बचेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा करना क्या है, कर्व में से लाइन को माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और दूसरी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो डायग्राम तो हमने देख लिया। एरिया कैसे निकालना है हमें? लिमिट। अब देखिए लिमिट क्या लेंगे आप। तो लिमिट के लिए मैंने एक बार डायग्राम को फिर से दिखा देता हूँ आपको। लिमिट के लिए आपको क्या करना है, 0 से लेकर यहाँ तक लेनी है 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक
कर्व के नीचे का और 0 से लेकर 2 तक ही लाइन के नीचे का, ठीक है ना। तो लिमिट दोनों में एक जैसी चलेगी। तो 0 से लेकर 2 वाई ऑफ कर्व माइनस वाई ऑफ लाइन। देखिए मैं तो आपको जल्दी जल्दी में सही बता रहा हूँ, बट पेपर में आप थोड़ा सा सही से करना है कि लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस दिस दिस, है ना। तो मैं तो आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो 0 से लेकर 2 वाई ऑफ कर्व, वाई ऑफ कर्व का मतलब कर्व में वाई की वैल्यू, अगर कर्व में वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी हमारी, कर्व में वाई की वैल्यू आएगी ये। तो वाई इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हम रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई ऑफ कर्व, यानी कि वाई की वैल्यू लाइन में से, सॉरी वाई ऑफ लाइन मतलब वाई की वैल्यू लाइन में से, तो वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, वही लगाना है हमें बस। तो एक्स बाई टू ये हो जाएगा एक्स अपॉन में 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 2 माइनस 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स का मतलब 2 का तो हो जाएगा 2x, अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 2, सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं और फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। अब देखिए लोअर लिमिट को कहीं भी रखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट को रखिए पहले। तो अगर आप 2 को रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो होगी 0 हमारी, और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। तो साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 कितना होता है आपके पास, साइन इनवर्स 1, ठीक है। माइनस 2 रखेंगे तो 4, और माइनस 2 रखें प्लस सॉरी 2 रखेंगे तो 4 अपॉन में 2, और 0 रखने पर तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, साइन की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाय 2 पर, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार में, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है कि डायग्राम कैसे बनेगा भाई। डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, और फिर उसके बाद ये चाहिए कि लाइन कहाँ से जा रही है, लाइन भी हमने पता लगा ली थी। फिर हमें करना क्या था कि ये जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला मतलब टोटल, यानी कि वाई ऑफ कर्व में से वाई ऑफ लाइन को माइनस कर देना है। तो वाई ऑफ कर्व में से वाई ऑफ लाइन हमने माइनस कर दिया था, तो हमारा ये आंसर सिंपल ही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आरामदायक क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न तो इसमें होगी होगी। प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला है हमारा, ठीक है ना। ये समझना पड़ेगा कि क्या है, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है आपका, पर दोनों पैराबोला थोड़ा सा अलग अलग हैं। ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और ये वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। डायग्राम बनाते रहते हैं साथ में ताकि आपको ईजिली तरीके से समझ में आता रहे। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया। अब कह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो पैराबोला है वो ऐसे जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसे फर्स्ट वाला मान लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वो कुछ हमारा इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो है ना एरिया ऑफ स्क्वायर को दो भागों में, दो नहीं
कितने भागों में, बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 इन 3 इक्वल पार्ट्स। भाई ये कह रहा है कि एक ये कह ये कह रहा है कि दो पैराबोला आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक स्क्वायर के पार्ट्स को बांट रहे हैं, एक स्क्वायर के एरिया को बांट रहे हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो 3 भागों में बांट रहे हैं, मतलब एक हमारे पास कोई स्क्वायर बना होगा, मैं एज्यूम मतलब एक नॉर्मली बना देता हूँ, हमारे पास कोई स्क्वायर बना होगा, उस स्क्वायर के पार्ट्स को ये 3 भागों में बांट रहे हैं। और 3 कैसे भाग में बांट रहे हैं, इक्वल भाग में बांट रहे हैं। तो प्रूफ करना है ये कि तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि मान के चलो ये स्क्वायर आ गया हमारा, है ना, इस वाले पोर्शन को देखो बस आप, इस वाले पोर्शन को देखने में ये पता चल रहा है कि ये स्क्वायर बन रहा है जो कि 0 से लेकर 4 तक जा रहा है। अब यहाँ पर 4 होगा कोई और यहाँ होगा 0, तो ये हमारे 3 पार्ट्स बन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये। अब ये प्रूफ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये तीनों पार्ट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक कर्व बन रहा है, वो कर्व सॉरी आपका एक स्क्वायर बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपका स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर जो बन रहा है वो देखो, आपको सबसे पहले पता करना है कि इस वाले पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमें ये तो पता है कि स्क्वायर की जो बाउंड्री है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 पर है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों पैराबोला आपस में कहाँ टकरा रहे हैं या कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है हमारे पास, y की वैल्यू इसमें से क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू वाई। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू वाई इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू, है ना। अब वाई स्क्वायर यानी कि y की जगह हम पुट कर देंगे ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब उसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो रखा है, y की वैल्यू रखे हैं ना हमने बस, और इक्वल टू 4x। अब ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 अपॉन में 16 इक्वल टू 4x, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64 यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो भाई एक्स की वैल्यू अगर 4 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो वाई की वैल्यू भी 4 ही आ जाएगी, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो x और y दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 4 और 4 है। तो देखिए आपका जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो आपको पता लगाना है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में तीनों का एरिया क्या है, इक्वल है या नहीं है। वैसे प्रूफ करना है तो इक्वल तो होगा ही होगा, गारंटेड है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को निकालता हूँ, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस वाले कर्व की, इस वाले कर्व को, यानी कि फर्स्ट वाले कर्व को। तो फर्स्ट वाले कर्व का एरिया निकालूंगा मैं, किस तरफ का एरिया है, वाई की तरफ का। तो अगर वाई की तरफ का एरिया है तो मेरे को लिमिट भी किसकी चाहिए, वाई की। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया 0 4। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पर है 0 4। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, देखो समझना, सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ पार्ट 1 का। उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा लिमिट 0 से लेकर 4, बट लिमिट किसके लिए मैंने ये लिमिट ली है, y की। तो कर्व किसका लेना पड़ेगा, x का, x ऑफ कर्व। ध्यान रखना y की अगर लिमिट है तो कर्व आपका x का होगा। चलिए अब लिमिट है 0 से लेकर 4, x ऑफ कर्व, x ऑफ कर्व मतलब फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट वाला क्या था, x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर अपन में 4 इक्वल टू एक्स, सिंपल। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन में 4। अच्छा यहाँ पर डी वाई होगा और ये डी वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से लेकर 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई सॉरी
अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वाई क्यूब अपॉन में 12, तो वाई क्यूब अपॉन 12 और लिमिट रहेगी आपकी 0 से लेकर 4। एक बार वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन में 12, और 4 का क्यूब क्या होता है 64 अपॉन में 12। अब ये एलसीएम एलसीएम मतलब कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट कितने से होगा, ये 4 से होगा 16 बार में, और 4 से होगा 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 16 अपॉन में 3। तो पहले का आंसर आया भाई। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। देखो दूसरे वाले का, इसको समझो, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, इसको समझना है आपको। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये एरिया निकलेगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का एरिया लेंगे नीचे का। कैसे लेंगे एरिया, नीचे का, ये वाला एरिया लेंगे पूरा। जब हम फर्स्ट का एरिया निकालेंगे नीचे की लाइन, नीचे की लिमिट लेकर, तो ये पूरा एरिया निकलाएगा हमारा, ठीक है। बट हमें पूरा एरिया तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें उसमें से इतना एरिया नहीं चाहिए। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं हम। इतना एरिया नहीं चाहिए, इतना एरिया नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे फर्स्ट वाली लाइन का एरिया, फर्स्ट वाले कर्व का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे इस सेकंड वाले कर्व के एरिया का, क्योंकि फर्स्ट वाले का एरिया ऊपर का हो जाएगा और सेकंड वाले का ये नीला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट वाले का एरिया लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड वाले का एरिया, और लिमिट चलेगी आपकी 0 से लेकर 4। कौन सी वाली, एक्स वाली, यहाँ से 0 से लेकर 4। अगर एक्स वाली लिमिट चल रही है तो इन दोनों का जो कर्व होगा वो होगा वाई का। चलिए समझते हैं। एरिया ऑफ पोर्शन निकालना है आपको सेकंड वाला। क्या करना है, लिमिट लेनी है 0 से लेकर 4, और ये लिमिट है हमारी एक्स एक्सिस की। तो कर्व होगा हमारा वाई एक्सिस का, वाई ऑफ कर्व फर्स्ट वाला, उसमें से माइनस कर देंगे वाई ऑफ कर्व सेकंड वाले का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वाई ऑफ कर्व फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले का माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। लिमिट तो वही रहेगी आपकी 0 से लेकर 4, वाई ऑफ कर्व फर्स्ट, फर्स्ट वाले का वाई ऑफ कर्व। फर्स्ट वाला क्या था भाई आपका, फर्स्ट वाला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट 4x, यानी कि 2√x। तो 2√x आपको यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका 2√x माइनस वाई ऑफ कर्व सेकंड का। सेकंड वाला क्या था, देखो सेकंड वाला ये रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो 4 नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपन में 4 इक्वल टू वाई। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गए क्वेश्चंस, मगर आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अगर साथ साथ करते जाएंगे तो आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर अपन में 4। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपन में 4। अब आपको इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो 2 और x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 होती है, 1/2 में +1 करेंगे तो x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 माइनस अपॉन में 3/2, और ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 12। अब एक बार 4 रख देंगे, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और 4 की पावर 3/2 माइनस x की पावर 4, यानी कि 4 की पावर 3 अपॉन में 12। अब देखिए 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 8। कैसे, 4 की पावर 1 प्लस 1/2, तो 4 की पावर 1 तो 1 होता है, और 4 की पावर हाफ क्या होती है 2, तो 4 इंटू 2, तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ये हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस, ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन में 12, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 3 माइनस 64 अपॉन में 12। अब ये कट जाएगा आपका 16 से 4 टाइम्स, और ये 3 से, तो 32 में से 16 गए तो सीधा सीधा चला जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए सेकंड वाले का भी यही आ गया आपके पास, है ना। सेकंड वाले का भी आंसर क्या आ गया, 16/3, और फर्स्ट वाले का भी आंसर कितना आ रहा था आपका 16/3, ये वाला आंसर था।
तो फर्स्ट वाले का भी आंसर 16/3 और सेकंड वाले का भी यही आ गया। अब आपको थर्ड वाले का एरिया निकालना है। अब थर्ड वाला एरिया मतलब ये ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला एरिया जो किससे रिलेट करता है, सेकंड वाले से। देखो सेकंड वाले के नीचे आ रहा है ना, तो हम सेकंड वाले का एरिया लेंगे और कर लिमिट लेंगे एक्स की, लिमिट लेंगे 0 से लेकर 4, एक्स की लिमिट चल रही है हमारी। तो कर्व होगा वाई का, वाई ऑफ कर्व सेकंड वाले में से, सेकंड वाले में से वाई ऑफ कर्व सेकंड वाला मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपन में 4। तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4, वाई ऑफ कर्व हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपन में 4 dx। लिमिट है 0 से लेकर 4, सॉरी अब इसे इंटीग्रेट ही कर देते हैं सीधा सीधा। एक्स स्क्वायर अपन 4 का मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब अपन में 12। अब x की वैल्यू रख देंगे 4, तो 64 अपॉन में 12, तो कट पिटा के वही आ जाएगा आपका 16 अपॉन में 3। तो ये आंसर आ गया आपका 16 अपॉन में 3, तो थर्ड वाला। अब देखिए तीनों आंसर आपके क्या आ गए, 16/3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई तीनों का एरिया क्या है, एक जैसा है। तो आपने यहाँ पर 8th चैप्टर, 9th चैप्टर और 13th चैप्टर के बहुत क्वेश्चन देख लिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो गारंटेड है इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। और इस तरीके से अगर ये नहीं आया तो इस तरीके के क्वेश्चन तो गारंटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को दोबारा भी देख सकते हैं जब तक ना आए, बट इनको करके जरूर जाएं, नहीं तो आपको बाद में ये लगेगा, ये रियलाइज होगा कि अगर ये क्वेश्चन मतलब पहले से ही हो रखे थे तो हमने करे क्यों नहीं। तो पूरा देखें, 2 बार देखें, जितने बार देख सकते हैं उतने बार देखें, बट करके जाएं। ठीक है, तो